हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ईडीयू फेस्ट में। आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज का आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, जो हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। सबसे पहले हमारे सेल्स होते हैं, उसके कई सारी सेल्स मिलकर कलेक्टिवली एक टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू के बाद कई सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, हमारी बॉडी को पूरी तरह से बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं ऑर्गन सिस्टम में से ही एक है, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले क्या आप लोगों में से पता है कि हमारे शरीर में कितने सिस्टम पाए जाते हैं? किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। हमारे शरीर में लगभग 10 टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं। उनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इंडोक्राइन सिस्टम है, और लास्ट में हमारा आता है इंटेग्युमेंटरी सिस्टम। लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में है। जिनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, और हार्मोन्स के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देख रहे होंगे आप, इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, जो कि कलेक्टिवली होकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। पहले इनका वन बाय वन नाम जान लेते हैं, उसके बाद इनके फंक्शन के बारे में जानेंगे, इनके पार्ट्स कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है माउथ। माउथ के बाद माउथ के जो पीछे का हिस्सा होता है, ये एक पतली सी नली आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में आता है हमारा स्टमक। स्टमक के बगल में आप देखेंगे डार्क ब्राउन कलर का आपको संरचना दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं लीवर। और लीवर के नीचे देखिएगा तो ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे आप येलो कलर का जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के नीचे जो ये आप मोटी सी संरचना देख रहे हैं, सराउंडिंग है चारों ओर, इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अंदर जो एक गुथी हुई संरचना से आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये सबसे लास्ट में हमारा आता है एनस पार्ट, जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, वो बाहर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे ऑर्गन। माउथ में सबसे पहले बाहर की ओर देखेंगे तो आउटसाइड हमारे 2 लिप्स होते हैं। एक ऊपर अपर लिप्स कहलाता है, नीचे वाला लोअर लिप्स कहलाता है। इसके बाद आते हैं हमारे टीथ। क्या आपको पता है हमारे टीथ कितने प्रकार के होते हैं? हमारे टीथ 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहले आता है इंसीजर, जो कि हमारे सबसे आगे के दांत होते हैं, फ्रंट में जो भी दांत हैं हमारे, वो इंसीजर कहलाते हैं। फिर जो फूड को काटने का कार्य करते हैं। जितने भी वेजिटेरियन एनिमल पाए जाते हैं, उन सब में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गए, इनमें इंसीजर दांत ज़्यादा पाए जाते हैं। इंसीजर के बाद इंसीजर के बगल में जो शार्प टीथ होते हैं, उसे बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन टीथ का कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ने का कार्य करते हैं। जब कुछ भी जितने भी कार्निवरस एनिमल पाए जाते हैं, उनमें इनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो उनको मार कर खा जाते हैं। कैनाइन टीथ बहुत ही शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार को पकड़ लेते हैं और उसको चीर फाड़ देते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रीमोलर टीथ। प्रीमोलर टीथ कैनाइन टीथ के पीछे टीथ होता है, जो कि भोजन को क्रश करने के कारण आता है और ग्राइंड करने के काम में आता है। और 4th नंबर पे आता है हमारा मोलर। इनका साइज प्री मोलर से थोड़ा बड़ा होता है, इनका भी काम सेम रहता है। इनका भी काम
फूड को ग्राइंड और क्रश करने का कार्य इनका होता है। तो ये हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। बात करें डेंटल फार्मूले की, तो डेंटल फार्मूला हमारे ह्यूमन बीइंग में होता है 21/23 अपॉन 21/23 इंटू 2। 21/23 में देखिए हैं तो 2 होते हैं हमारे इंसीजर, फिर 1 जो होते हैं कैनाइन, और थर्ड नंबर पर आता है, फिर इस 2 का मतलब होता है प्री मोलर, फिर लास्ट में जो 3 है इसका मतलब है मोलर। इन चारों को कैलकुलेट करेंगे, आएगा 8 सेम टीथ साइड में होते हैं, सेम टाइप टीथ नीचे की ओर होते हैं। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 8 8 8 8, तो 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। तो ये हो गए हमारे टीथ। अच्छा, आप में से किसी को मिल्क टीथ का फार्मूला पता है? जिसको पता है वो कमेंट करें। तो ये है हमारा डेंटल फार्मूला। इंसीजर 2 ऊपर 2 नीचे, फिर उसके बाद कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, फिर उसके बाद प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, फिर उसके बाद मोलर 3 ऊपर 3 नीचे इंटू 2 इक्वल टू 32। हमारे ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ होते। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो हमारे टीथ की संरचना ये देख रहे हैं आप, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट को बोलते हैं क्राउन, उसके नीचे जो मिडिल का पार्ट है उसको बोलते हैं नेक, और सबसे ये लास्ट पार्ट जो ये कि हमारे जबड़ों में धंसा रहता है इसे बोलते हैं रूट। आप इसके मिडल में देख रहे हैं जो ये वेंस जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे बोलते हैं पल्प कैविटी। इसमें ब्लड वेंस और नर्व फाइबर होते हैं जो टीथ में ब्लड सर्कुलेशन और सेंसिटिविटी का कार्य करते हैं। टीथ के क्राउन पार्ट में देखेंगे अब, तो इसमें ये इनेमल पार्ट बना हुआ है। इनेमल पार्ट बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, इसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जिस कारण ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। इसके बाद आता है डेंटिन जो कि टीथ का मेन पार्ट बनाता है। इसमें माइक्रो वेसल्स होती हैं। ये डेंटिन के बाहर दांत की तथा निक पार्ट पर सीमेंट की पतली लेयर होती है जो टीथ को बड़े की बोन पर मजबूत रूप से जमाए रखती है। अब यहाँ पर होता है हमारे टीथ का टॉपिक फिनिश। अब नेक्स्ट आता है हमारा टंग। हमारे टंग मूवेबल ऑर्गन होता है, ये मसल्स की बनी होती है। ये पीछे की ओर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये हाइट बोन होती है, कहाँ हाइट बोन से पीछे जुड़ी होती है, और ये फ्रंट से तो आप जानते हैं फ्री होती है। लेकिन जब आप अपनी टंग को ऊपर करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ये पतली सी लाइन जैसे स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसे बोलते हैं फ्रेनुलम। तो ये नीचे से फ्रेनुलम से जुड़ी रहती है। फिर बात करें इसके वर्क की, तो ये इसका वर्क है फूड में सलाइवा को मिलाने का काम करती है और बोलने में हेल्प करती है, और सबसे मेन काम अब टेस्ट का पता लगाने का काम करते हैं। कौन सी चीज़ खाने में स्वीट है, कौन सी खाने में साल्टी है, कौन सी खाने में सोर है, इसका पता करने में हेल्प करती है। अब इसमें ऊपर के साइड टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस टेस्ट की है। ये देखिए ये हमारे टंग का स्ट्रक्चर है विद टेस्ट बड्स। ये देखिए सबसे आगे जो पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये इस एरिया से हमें स्वीट टेस्ट का पता चलता है। इसके पीछे जब ये देखेंगे आप ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, उससे साल्टी टेस्ट का पता चलता है। और इसके बाद देखें ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप हिस्सा, इसमें सोर टेस्ट का पता चलता है। और ये जो सबसे लास्ट में पीछे का हिस्सा होता है, इसे बिटर टेस्ट का पता चलता है। तो इन्हीं टेस्ट बड्स की सहायता से हमें पता चलता है कि कौन सा चीज़ किस टेस्ट की है। टंग के पीछे आप ये मसल्स से बना थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर देखेंगे जो लटका हुआ सा समझ में आ रहा है। इसे आप जानते क्या है? इसे बोलते हैं यबुला। चलिए इसको लास्ट में बताएंगे कि इसका मेन वर्क क्या होता है। कुछ लोगों को लगता होगा ये ऐसा ही है, वेस्ट है, बट इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए अब जान लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि ग्लैंड्स किसे कहते हैं, ग्लैंड्स होती क्या है। तो हमारे शरीर में कई तरह की ग्लैंड्स पाई जाती है जिनके 2 टाइप होते हैं। एक होती है
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स से हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन होता है। जिन ग्लैंड्स में हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में होता है उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जिनमें हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन ब्लड में ना हो करके बॉडी के बाहर होता है उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कैसे लैक्रिमल ग्लैंड, हमारी आइज में जो लैक्रिमल ग्लैंड्स पाई जाती है जिससे आंसू आते हैं हमारे, तो उसे बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। में अभी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे 3 टाइप की होती हैं जो कि पेयर में पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, तीसरी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसमें से पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है वो हमारे ईयर के पास पाई जाती है और ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स में से सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। इसके बाद आता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो जॉ बोन्स में धसी रहती है, जो मीडियम साइज की होती है। फिर तीसरी आती है हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो हमारी टंग के नीचे पाई जाती है, ये सबसे छोटी होती है। हमारी ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर पर डे 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। हमारे सलाइवा में 99% वाटर पाया जाता है, एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है और एक पाया जाता है हमारा लाइसो एंजाइम और पाया जाता है म्यूकस। तो इसमें एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में यूज़ आता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारा ये ब्रेड, रोटी जो हम लोग खाते हैं। उसके अलावा आलू है, शकरकंद है, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसके डाइजेशन के लिए एमाइलेज नामक एंजाइम जो होता है काम करता है। उसके बाद हमारा म्यूकस आता है। म्यूकस हमारे माउथ के अंदर की जो स्किन होती है उसको लुब्रिकेट करने के काम में आता है, जिससे स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। जब कोई हम हार्ड पार्ट फूड खाते हैं, लाइक एज टोस्ट खाया हम लोगों ने, तो उसमें मुंह में स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। फिर है हमारा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम में ये इसका काम होता है जो हमने फूड खाया उसमें तमाम तरीके के हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनको किल करने के लिए लाइसो एंजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। ये हमारे सलाइवा में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो सबसे पहले इसमें आता है इट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने आपको बताया एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में काम में आता है। सेकंड आता है लुब्रिकेट द फूड। एंड थर्ड है हमारा क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ। एंड फोर्थ हमारा है इट्स हेल्प इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है जो फूड को बोलस फॉर्म में चेंज करता है, जिससे swallowing करने में हेल्प मिलती है। अब हमारा आता है ईसोफेगस। इसे ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। ये ऊपर फेरिंक्स के पास से जुड़ा होता है, जहाँ से नज़ल कैविटी और माउथ कैविटी ज्वाइंट होती है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। जैसे ही इससे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे उसमें से एयर एंड फूड दोनों ही जाते हैं, जो आगे चलकर 2 पाइप में डिवाइड हो जाती है। एक होती है विंड पाइप और दूसरी होती है एसोफेगस या फूड पाइप। इन दोनों को डिवाइड करने का काम एपिग्लोटिस करता है। एपिग्लोटिस एक कैप के स्ट्रक्चर की होती है जो विंड पाइप के ऊपर लगी होती है, जिसकी वजह से फूड अलग रास्ते पर जाता है और विंड अलग रास्ते पर जाती है। कभी कभी होता है हम लोग जैसे खाना खा रहे होते हैं तो टीवी देख रहे होते हैं या किसी से बात करते हैं तो हमें खांसी आ जाती है। तो होता क्या है, उसमें फूड जो होता है कुछ पार्ट विंड पाइप में चला जाता है। हमारा जो एपिग्लोटिस होता है कंफ्यूज हो जाता है कि कब खुलना है कब बंद होना है। इसीलिए मना किया जाता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो ना बात करें किसी से और ना ही टीवी देखें या हंसे जोर से। जब तक फूड का पार्ट उस विंड पाइप से निकल नहीं जाएगा तब तक खांसी आती रहेगी। सही वो पार्ट बाहर आ जाएगा और खांसी बंद हो जाएगी। बाकी विंड पाइप का हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे ईसोफेगस की। जब फूड ईसोफेगस में आता है तो इसमें एक मूवमेंट होती है जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें होता क्या है, एक बार होता है कंस्ट्रक्शन, एक बार होता है एक्सपेंडेशन।
नॉर्मली इसोफेगस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है। जैसे ही फूड इसमें आता है ये एक्सपेंडेड हो जाती है। आपने पाइथन या स्नेक को जब किसी जानवर को खाता है या कुछ भी खाता है तो आपने देखा है जिस जगह पर उसने एनिमल को निगला होता है, जैसे गोट खाई है तो गोट खाई है तो जिस साइड गोट होगी उस साइड एक्सपेंडेड होगा और धीरे धीरे वो पीछे की ओर चलता चला जाएगा। सेम प्रोसेस हमारे इसोफेगस में होता है। जहाँ पर फूड होता है वहाँ एक्सपेंडेड होती है और जहाँ पर फूड नहीं होता है वहाँ कॉन्ट्रैक्टेड होती है। इसे बोलते हैं पेरिस्लिटिक मूवमेंट। पेरिस्लिटिक मूवमेंट होते होते अब फूड पहुँच जाता है हमारे स्टमक में। हमारा स्टमक अप्रॉक्स 90 डिग्री एंगल पर स्टेबल रहता है, जिस वजह से इसमें फूड 3 से 4 घंटे तक रुका रहता है। ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं फंडस, एंड सेकंड ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसे बोलते हैं बॉडी, एंड थर्ड है पाइलोरस। इसका साइज अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर होता है और इसकी वॉल्व थिक होती है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है जो फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। इसमें अप्रॉक्स 3 लीटर्स तक गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव एंजाइम और म्यूकस होता है। म्यूकस इट इज़ एन एक्वस secretion produced by the mucous membrane. It functions by protecting the stomach lining and gastric pits from the acid, which is produced by the glands to destroy the bacteria that entered along with the food particles. Next is digestive enzymes. They are the group of enzymes which function by breaking down polymers, macromolecules like biopolymers into their similar and smaller substance. Next, hydrochloric acid. It is the digestive fluid formed by the stomach during the process of digestion. It functions by destroying harmful microorganisms present in the food particles. ये था हमारे स्टमक में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक जूस के पार्ट्स। अब ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे स्टमक का, इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर जब हमारे स्टमक में फूड नहीं होता है तब ये ओपन होता है। जैसे ही हमारे स्टमक में फूड आता है ये क्लोज हो जाता है और फिर 3-4 आवर बाद ये ओपन होता है। इसका वर्क फूड को 3-4 घंटे स्टमक में रोक के रखने का काम आता है। एक ऐसे ही स्पिंचर इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में पाया जाता है जो फूड को ऊपर से आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है, जिसे कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीवर। ये ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये डार्क रेड या ब्राउन कलर की होती है। इसका वेट 1.5 kg तक होता है। यह हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड होता है। हमारा लीवर 2 लोब में डिवाइडेड रहता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है हमारा लार्ज पार्ट होता है एंड लेफ्ट लोब जो होता है वो स्मॉल पार्ट होता है। इसमें जो आप ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर देख रहे होंगे इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जिसमें लीवर में बना हुआ बाइल जूस को स्टोर करता है। बात करें हम रोल ऑफ लीवर की तो लीवर में पर डे 700 ml बाइल जूस का सिक्रेशन होता है जो फूड को एसिडिक फॉर्म से बेसिक फॉर्म में चेंज कर देता है। बाइल जूस फूड में प्रेजेंट फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। जैसे हमने अपने फूड में फैट चीज़ कोई खाई, ऑयली चीज़ खाई तो उस पर इमल्सीकरण कर देता है। इमल्सिफिकेशन मीन्स होता है जैसे फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़कर ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट में हेल्प करता है। लीवर बॉडी में प्रेजेंट टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रल करती है। जैसे आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग हो गई, जैसे ये थोड़ा लो लेवल पे होती है तो उसे लीवर ही कंट्रोल कर लेता है, उसमें प्रेजेंट जो टॉक्सिक मटेरियल है उसे फिनिश कर देता है। हमारे लीवर में एक हेपेरिन नामक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस पाया जाता है जो ब्लड को बॉडी के अंदर जमने से रोक देता है, उसे ब्लड वेन्स में जम नहीं पाता है।
से होता है हमारा लीवर का टॉपिक फिनिश। अब आता है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास स्टमक के पीछे साइड होता है। यह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। एक्सोक्राइन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें 95% एक्सोक्राइन होता है और 5% ही एंडोक्राइन होता है। इसकी लेंथ है 12 से 15 सेंटीमीटर और विड्थ है 4 सेंटीमीटर। और इससे पैंक्रियास जूस का सिक्रेशन होता रहता है। ये 3 टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है एमाइलेज, सेकंड होता है लाइपेज, थर्ड होता है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। एमाइलेज में होता क्या है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और फिर लाइपेज है जो वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन्स होता है। आपने नाम सुना होगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है वह पैंक्रियाज में गड़बड़ी की वजह से होती है। जब पैंक्रियाज में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम होती है तब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मली पैंक्रियाज का काम यही है कि वो बॉडी में प्रेजेंट एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है और ग्लाइकोजन हार्मोन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देती है। अब नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग नैरो कॉइल्ड ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द stomach to the large intestine. It is about 6 to 7 meter long. It is the region where most digestion and absorption of food takes place. It is present in the abdominal cavity surrounding by the large intestine. अब आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, सेकंड ये जो आप पार्ट देख रहे हैं बीच का, इसे बोलते हैं जेजुनम, और ये लास्ट का पार्ट जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से ये जुड़ी होती है इसे बोलते हैं इलियम। फर्स्ट है हमारा ड्यूडेनम। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, देखिए आप यहाँ पर सी शेप का है, तो ये सी शेप का होता है और इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज आपस में जुड़े रहते हैं जो आकर के ड्यूडेनम में ओपन होते हैं, जिससे एंजाइम और बाइल जूस ड्यूडेनम में आकर फूड का डाइजेशन करते हैं। सेकंड है हमारा जेजुनम। ये 2 मीटर्स लॉन्ग होती है। ये मिडिल पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड लास्ट है हमारा इलियम। इसकी लेंथ 3 मीटर्स होती है। यह टर्मिनल पार्ट या लास्ट पार्ट बनाता है जो कि लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 4 लेयर में डिवाइड होती है। इसमें सबसे ऊपरी भाग ये आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रोटेनियम, और ये सेकेंड पार्ट होता है जो इसे बोलते हैं मसल्स लेयर, एंड थर्ड है हमारी सब म्यूकोसल लेयर, एंड फोर्थ है हमारी म्यूकोसा। इसकी मसल लेयर में पेरिस्टेटिल मूवमेंट होता है जिसके द्वारा भोजन इसमें आगे बढ़ता रहता है। सब म्यूकोसल लेयर में ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं जिससे फूड का डाइजेशन होने में हेल्प मिलती है। म्यूकोसा लेयर में विली प्रेजेंट होती है। विली का ऊपर माइक्रोविली होती हैं। माइक्रोविली ऑब्जर्वेशन का कार्य करती हैं। अब विली क्या होती हैं इसके बारे में भी जानते हैं। Villi, the inner lining of the small intestine, has numerous fingers like projection called villi, which increase the surface area for absorption. Second, the villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का फुलफिल डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती तो लेंथ में लंबी है, लेकिन फिर भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसके विड्थ के आधार पर कहा जाता है क्योंकि इसकी विड्थ कम होती है अकॉर्डिंग टू लार्ज इंटेस्टाइन की। अब लास्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सीकम, सेकंड होता है कोलन, थर्ड होता है हमारा रेक्टम।
सीकम पार्ट वो होता है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आकर लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। ये आप एरिया देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं सीकम। इसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है। इसकी विड्थ स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, इसी कारण इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम सीकम एंड एंड एट रेक्टम एंड कैनाल पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आने से पहले ही फूड का पूरा अब्सॉर्प्शन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर और मिनरल्स का ही अब्सॉर्प्शन होता है। रेक्टम इसका लास्ट पार्ट होता है, इस पर ही डाइजेस्ट हुआ भोजन आकर रुकता है और समय समय पर एनल द्वारा बाहर निकल जाता है। इसमें आप ये छोटा सा देख रहे होंगे, ये छोटा सा पार्ट है, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। इसका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है। ये पहले जैसे कच्चा भोजन खाया जाता था तो उस टाइम पे ये सेल्यूलोज के डाइजेशन में काम आता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि हम फूड को पका करके खाते हैं, इसलिए अब इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ से होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन फिनिश। अब स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसेस, कैसे स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन। सबसे पहले हम लोगों ने फूड लिया, उसे अपने दांतों से चबाया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया और सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन हुआ, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। सलाइवा से फूड लसलसा हो जाता है, जिससे सॉलो करने में हेल्प मिलती है। जब फूड ईसोफेगस की तरफ बढ़ता है तो सलाइवा के थ्रू ही वो नीचे स्टमक तक जाता है। जब फूड स्टमक पे पहुंच जाता है तो वहाँ 3 to 4 आवर रुकता है। वहाँ पर फूड के लार्ज पार्ट स्मॉल पार्ट्स में टूटते हैं और फूड का डाइजेशन हो जाता है। स्टमक में प्रेजेंट HCl फूड के लार्ज पार्ट को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे फूड एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जब आगे ड्यूडेनम में जाता है तब यहाँ पर प्रेजेंट पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस मिलकर इसे बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे बेसिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी इंटेस्टाइन जल जाएगी, क्योंकि HCl बहुत ही हार्ड एसिड होता है जिसे बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फूड का डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर फूड लगभग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ड्यूडेनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर विली से यहाँ पर फूड का ऑब्जर्वेशन होता है और फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, जहाँ पर फूड लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से इंटर करता है और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड और मिनरल्स का डाइजेशन होता है और फिर ये आ जाता है रेक्टम पार्ट में। यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकता है और फिर समय समय पर ये शरीर से एनस द्वारा बाहर हो जाता है। इससे होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट।